सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग का अगला पाठ है रजनी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिंकुश, आंखों देखा झूठ, ये इनका कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ, ये उनके उपन्यास हैं। इनकी कुछ पटकथाएं हैं, जैसे कि रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। ये आज का जो आप लोग का पाठ है रजनी, वो भी एक पटकथा के अंतर्गत आता है। अगर आज कोरोना काल नहीं होता, हम कक्षा में पढ़ते, तो इसे हम नाटक के रूप में प्रदर्शित करके इस पाठ को समझ सकते थे। आगे देखते हैं। आगे इन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हैं, जैसे कि हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी स्थान द्वारा यह पुरस्कृत हैं। इन्हें सम्मान प्राप्त हैं। ये जो आप लोग का आज का पाठ है रजनी, रजनी पिछली सदी के 90वें दशक का एक बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। ठीक है, यह वह समय था जब हम लोग और बुनियादी जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी, और उन्हें आपस में गुंथने वाले सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या में जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश में व्यवसाय बनती शिक्षक की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। ये जो आज का पाठ है वह हमें आजकल शिक्षा क्या है, व्यवसाय बन गया है, उसी की ओर हमारा ध्यान यह आकर्षित करती है। आगे देखते हैं पाठ का सार समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की नायिका है रजनी। इस पाठ में तो बहुत सारे पात्र हैं, जैसे कि लीला, अमित, ये बहुत सारे पात्र हैं। सबसे पहले हम पाठ को देखते हैं। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है और रजनी का प्रवेश। रजनी: लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछते हुए निकलती है और कहती, चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर उसकी खुशी थी, खुशी का भाव। लीला खुश होते हुए यह कहती है कि अमित तक आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो अमित आ रहा होगा। रजनी क्या कहती है? रजनी उसे मिठाई तैयार रखने को कहती है, क्योंकि अमित बहुत होशियार है। अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है। तभी अमित स्कूल से आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही गणित में ट्यूशन लगवाने को कहा था। ट्यूशन ना करने की वजह से उसे केवल 72 अंक मिले हैं। लीला कहती है कि तूने सारे सवाल ठीक किए थे, तुझे 95 नंबर जरूर मिलने थे। रजनी कार्ड देखती है। दूसरे विषय में उसको अमित को 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले थे। सबसे कम गणित में मिले। सबसे कम उसे गणित में ही मिले थे। अमित गुस्से व दुख से कहता है, सर बार बार ट्यूशन के लिए चेतावनी देते थे तथा ना करने का परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने को कहते थे। मतलब एक तरीका से क्या यहाँ पर बोल रहा है कि जो उनके सर थे वो ट्यूशन के नाम पर एक तरीका से व्यवसाय चला थे। जो उसके पास ट्यूशन जाएगा उसके नंबर 95, चाहे वो आंसर सही बनाया भी हो गया नहीं, लेकिन उसके योग्यता के आधार पर उनके नंबर नहीं। यहाँ पर तो एक तरह से बेईमानी की दुनिया चल रही थी, है ना। लीला इसे अंधेर गर्दी कहती है। रजनी अमित को तसल्ली देती है और सारी बातों की जांच करती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक जो उन्हें गणित पढ़ाते हैं, वे हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। अमित ने हाफ ईयरली में 96 नंबर लिए थे। अध्यापक ने फिर भी उसे ट्यूशन रखने का आग्रह किया।
अमित अपनी माँ पर इतना दोषारोपण कर रहा था, अपनी माँ को ही दोष ठहराता कि अगर तुमने आज मुझे ट्यूशन भेज दिया होता तो मेरे नंबर इतने कम नहीं आते। रजनी अमित को समझाती है उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए, वह सारी बदमाशी उसकी है, उस टीचर की है, उस शिक्षक की है। रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर सर से मिलेगी। अमित अमित डर कर उन्हें जाने से रोकता है। रजनी उसे डांटती है तथा अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। यहाँ पर अमित क्या है, बहुत ही दुखी रहता है क्योंकि उसकी क्लास में क्या है, 6th पोजीशन आता है, मतलब 6वां स्थान आता है, जो उसकी आज तक कभी नहीं आई होती है ना। रजनी डांटते हुए फिर आंसू उसके पोंछती है। जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें क्यों लोगे तुम ट्यूशन। इस तरह से उसको अमित को सांत्वना देती है और अगले दिन वह क्या संकल्प लेती है कि वह उसके स्कूल जाएगी, वह इन सब का जांच पड़ताल करेगी। परंतु यहाँ पर जो लीला होती है वह भी रोकती है रजनी को कि रजनी तुम मत जाओ। अमित भी रोकता है कि आंटी आप मत जाना, लेकिन फिर भी क्या करती है रजनी, गुस्सा कर बोलती है जो गलत हुआ है उसे गलत क्यों ना कहें। अगर ऐसा है तो तुम माँ बेटे बैठ कर रो, मैं तो जाऊंगी। तब जाके लीला मन ही मन ये सोचती है अब यह रजनी कोई और मुसीबत खड़ी ना करे। यह दृश्य यहीं पर समाप्त होता है। अब दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य में क्या है, स्कूल के हेड मास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेड मास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेड मास्टर काम में व्यस्त हैं। चपरासी बड़े अदम से एक चिट लाकर रखता है। हेड मास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। अब देखो, अब उसके स्कूल का दृश्य यहाँ पर बताया गया है। हेड मास्टर, बुलाओ रजनी का प्रवेश, और रजनी फिर नमस्कार करती है। हेड मास्टर, बैठिए। कुछ देर रुकते हैं हेड मास्टर और क्या कहते हैं, बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये कौन कहता है, हेड मास्टर। रजनी क्या कहती है, मैं 7वीं क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। रजनी क्या कहती है, जांच पड़ताल करने गई है वो स्कूल, तो वह सीधा क्या बोलती है, वहाँ की जो प्राचार्य हैं उनको क्या कहती है, सॉरी हेड मास्टर हमको क्या कहती है कि मैं जो अमित सक्सेना है उसके गणित की क्या है कॉपी, उत्तर पुस्तिका देखना चाहती हूँ। हेड मास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो। ईयरली एग्ज़ाम की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है, रजनी यह बोलती है, अरे ईयरली एग्ज़ाम की जिसका कल ही क्या है रिजल्ट निकला। हेड मास्टर क्या बोलता है कि नहीं मैडम, हम किसी को भी जो ईयरली एग्ज़ाम की जो कॉपी है उसे हम लोग नहीं दिखाते हैं। लेकिन रजनी यहाँ पर क्या बोलती है, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया है, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है या गलती एग्जामिनर की है। एक एक शब्द पर जोर देकर यह रजनी का हेड मास्टर से वह बात करती है। हेड मास्टर क्या होता है, सारी बातों को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए क्या बोलते हैं वो कि आप भी कमाल करती हैं मैडम, बच्चे ने कहा और आप मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए क्या बोलती है, देखिए आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लाता है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के। रजनी उनसे हेड मास्टर से जांच पड़ताल के लिए क्या करती है, थोड़ी सी वाद विवाद दोनों में चलता है। तब जाके हेड मास्टर क्या कहते हैं कि मैडम आप बहस करके बेकार में ही आपका अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। यहाँ कॉपियाँ नहीं दिखाया जाता और ना ही मैं नियम तोड़ूंगा। ये कौन कहता है, हेड मास्टर। परंतु यहाँ पर रजनी क्या करती है, व्यंग क्या कहती है, व्यंग मारते हुए क्या कहती है कि नियम, यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है।
हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का मतलब ही क्या है। हेडमास्टर जी ये कहते हैं, रजनी, आई मीन व्हाट आई से, नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूलों में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन करे। यह कौन सा नियम है, कहाँ का नियम है, कौन से स्कूल का नियम है। यह करके वह क्या करती है, वह व्यंग मारते हुए हेडमास्टर से प्रश्न करती है और सवाल जवाब करके वाद विवाद बहस करने लगती है। तब जाके हेडमास्टर यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए यह टीचर और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो स्कूल पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है और ना ही स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाले धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट देते हैं, और आप है कि कॉपियां ना दिखाने का नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। इस तरह से रजनी क्या कहती है, हेडमास्टर को चुनौती नहीं, समझाने लगती है कि यह कैसा नियम है जहाँ एक टीचर होता है वह बच्चे लोगों को ट्यूशन के लिए उन पे प्रेशर डालता है, कि आप दबाव डालता है कि आप ट्यूशन करोगे तब जाके हम आपको पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना। हेडमास्टर चीख कर क्या करते हैं, विल यू प्लीज गेट ऑफ दिस रूम, ठीक है। और क्या होता है, बहुत ज़ोर से बोलती है कि आप कृपया करके मेरे इस रूम से बाहर चले जाइए। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ करके हेडमास्टर उनको परमिशन देते हैं। तब रजनी अब क्या होती है, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कीजिए तो उन सब टीचर को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है, जो ट्यूशन के नाम पर बच्चों से क्या कर रहे हैं, पैसे भी लूट रहे हैं और उनको दबाव भी डाल रहे हैं। वो चाहे कितना भी होशियार बच्चा क्यों ना हो, जिन्हें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं हो, उनको भी क्या करें, ट्यूशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस तरह से व्यंग मारते हुए वह उन दोनों में बहसबाजी होती है। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से से स्लिप की उस चीट को फाड़ के फेंक देते हैं। अब यहाँ पर यह दृश्य भी ख़त्म हो गया जो उनकी स्कूल में रजनी उनके अमित के गणित सब्जेक्ट के नंबर के लिए क्या करती है, उसका कॉपी देखने के लिए जांच पड़ताल करने आती है, जिससे हेडमास्टर से रजनी का क्या होता है, वाद विवाद बहसबाजी हो जाता है। ठीक है, अब आगे नया दृश्य देखते हैं। नया दृश्य में क्या है, रजनी का फ्लैट, शाम का समय रहता है, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश, उसके हाथ में ब्रीफकेस लेती है। ठीक है, अब रजनी का घर है ना, रजनी का घर में है। पहले दृश्य में क्या था, लीला का घर था। दूसरे दृश्य में क्या था, स्कूल का दृश्य था। अब तीसरे दृश्य में क्या हो रहा है, यहाँ पर रजनी का फ्लैट, रजनी के घर का दृश्य है, जब उसके पति का प्रवेश होता है, उसके हाथ में ब्रीफकेस को लेती है। अब आगे, अब रजनी का घर है। शाम के समय रजनी के पति क्या है, रवि, घर आते हैं। उनके लिए चाय लाती है, रजनी चाय लाती है। वह पति को सारी बातें बताती है। इस पर रवि उसके समझाते हैं कि अगर मास्टर लोग ट्यूशन का धंधा करते हैं, उनका व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें उसे क्या परेशानी है। उसके बेटे को तो उसका बेटा तो अभी पढ़ नहीं रहा है। उसके पति रवि समझाते हैं रजनी को कि अभी तुम्हारा बेटा तो पढ़ नहीं रहा है। इस पर रजनी भड़क उठती है। ऐसी बात सुन के रजनी क्या होती है, भड़क उठती है और क्या कहती है वह, क्यों अमित को आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए। यह अन्याय सहन करने वालों को अन्याय करने वालों से अधिक गुनाहगार कहती है। जो रजनी होती है वो क्या कहती है, उसका सिद्धांत क्या है कि जो अन्याय करने वाले से ज़्यादा बड़ा अन्याय सहने वालों का होता है। ठीक है, वह पति से कहती है, अमित, लीलाबेन और तुम जैसे लोगों के कारण ही इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता। जो सिर्फ क्या होता है, ठीक है चल रहा है, ऐसे कहते हुए क्या है, वह सब आप लोग अन्याय को सिर्फ सहते जा रहे हैं। इसी कारण आज देश आगे नहीं बढ़ रहा है। यह सब रजनी जो है अपने पति से कहती है। तब पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर क्या कहते हैं, चढ़ा दिया सूली पर। अब यहाँ पर ये भी दृश्य खत्म, जब पति और उसके रजनी और उसके पति में क्या होता है, संवाद होता है। किस बारे में, उस
अमित के रिजल्ट वाले बारे में। ठीक है, अब यहाँ से एक नया दृश्य चालू होता है। नए दृश्य में क्या है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने के बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर का एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर नाती हुई भीतर जाने लगती है। अब देखो, जो पैसा दिया उसको पहले घुसा दिए, और जो यहाँ इतने टाइम से बैठी थी उसको यहाँ पास घुस नहीं दे थे। उस पर क्या होती है? रजनी गुस्सा हो जाती है। चपरासी, अरे अरे, किधर को जाता? अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा ढकेलकर सीधा भीतर ही चले जाए। निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है, लेकिन रजनी क्या करती है? उसे खरी खोटी सुनाती है। इस पर निदेशक उसे बात करता है। रजनी क्या करती है? प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। निदेशक समझता है कि शायद वह कोई रिसर्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। इस ग्रांट के बदले वे स्कूल पर नियंत्रण रखते हैं। स्कूलों को उनके नियम मानने होते हैं। इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या रवैया है? निदेशक कहता है, इसमें धंधे जैसे कोई बात नहीं है। कमजोर बच्चे के माँ बाप उसे ट्यूशन दिलवाते हैं, यह कोई मजबूरी नहीं है। इस पर रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर ट्यूशन ना ली जाए तो उसके नंबर भी कम कर दिए जाते हैं। हेडमास्टर ऐसे टीचरों के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज करता है। क्या आपको ऐसे रैकेट बंद करने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए? यह सब रजनी क्या करती है? उस निदेशक से पहुंचती है, एजुकेशन ऑफिस के में उस निदेशक से पहुंचती है। ठीक है, अब आगे आगे क्या बोलती है? अगर ट्यूशन नहीं तो उसके नंबर कम कर दिया जाता है, तो हेडमास्टर को ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन से परहेज करता है। तो इस बारे में वह क्या कि डायरेक्टर को क्या, उस जो निदेशक है उसको बताती है। इस पर निदेशक कहता है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। निदेशक क्या बोलते हैं कि मैडम, आज तक क्या है, कोई भी शिकायतें नहीं आई हैं। रजनी यहाँ पर व्यंग करती है और कहती है, बिना शिकायत रजनी यहाँ पर व्यंग करती है और क्या कहती है कि बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती। निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देता है, तो रजनी उसे कहती है, मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। यह सब कहकर क्या करती है? यहाँ पर कभी दृश्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर रजनी क्या बोल रही है? ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का मैं ढेर लगवा रही हूँ। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक दिखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। जब मोटाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं, रजनी फ़ोन कर रही है। मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। इस तरह से यहाँ पर का ये दृश्य भी समाप्त होता है। अब यहाँ पर एक नया दृश्य फिर चालू होता है, जिसमें क्या होता है, किसी अखबार का दफ्तर, कमरे के संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी भी बैठी है। संपादक, अब आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद करना ही होगा, बंद करना ही चाहिए। यह कहकर संपादक कहता है,
रजनी एकाएक ना जोश में आकर कहती है, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए, हमारा अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता। रजनी क्या कहती है, अगर समाचार पत्र इस मुद्दे को उठा लें और इस पर चोट करें तो सारा समाज इसके विरुद्ध भी खड़ा हो जाए, क्योंकि एकमात्र मीडिया आजकल किसी भी मुद्दे को उठाना है तो सबसे बड़ा काम, संप्रेषण का काम कौन सा करता है? हमारा मीडिया। तो उसी को यहाँ पर सीधा रजनी क्या है, मीडिया पे गई और बोलती है, इससे कितने भी अभिभावक को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की ऊंची भावना समझकर साथ देने का वादा करता है। उसे सारी बातें नोट करके एक समाचार भिजवाया। रजनी प्रसन्न होती है। वह बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग करने जा रही है। वे इस सूचना को भी समाचार पत्र में छपवा दें। इस पर संपादक और सब लोग क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, दी रजनी क्या होती है, ये हुई ना बात। और इस तरह से यह जो अखबार कार्यालय था वह वहाँ का भी दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर एक नया दृश्य चालू होता है, जिसमें नया दृश्य में क्या है, मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कट कर अंदर जाता है। हाल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हाल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। अब देखो क्या होता है, बोलते हैं, बहनों और भाइयों, रजनी एकदम जोश से संबोधित करती है, भाइयों एवं बहनों, आपकी उस उपस्थिति से हमारी मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। कुछ बच्चों को ट्यूशन जरूरी है, क्योंकि कुछ माएँ पढ़ा नहीं सकती तो कुछ पिता घर के काम में मदद जरूरी नहीं समझते। टीचर में एक प्रतिनिधि ने बताया है कि उन्हें कम वेतन मिलता है, अतः उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है। कई जगह कम वेतन देकर अधिक वेतन पर दस्तखत करवाए जाते हैं। इस पर हमारा कहना है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाएं तथा अन्याय का पर्दाफाश करें। हम यह नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं करेगा। इस नियम को तोड़ने वाला टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। साथ में लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि जिस स्कूल का टीचर है उसी स्कूल के टीचर के पास ट्यूशन नहीं करेंगे बच्चे। इस तरह से क्या जो रजनी है वह यहाँ पर मीटिंग में इन सब बातों को रखती है, और कहती है कि यहाँ जो भी आए हैं सब अपनी अपनी राय दीजिए। जो ये जिसके पास ट्यूशन जा रहे हैं उसी स्कूल के टीचर, तो वो ट्यूशन के नाम पर उनका नंबर काट रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। इसमें से तो ये तो सही नहीं है ना भाई, उनको उनकी योग्यता के आधार पर नंबर मिलना चाहिए। या यहाँ पर रजनी सबको समझाती है, जिसमें सब आप लोग अपनी राय दीजिए। यह सब करके यह दृश्य समाप्त करती है। सभी की उस हॉल में सभी की तालियों से रजनी का संबोधित करते हैं। अब आगे 7वां दृश्य यहाँ पर रजनी का घर है। रजनी का फ्लैट। सवेरे का समय था। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है। पति, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। इस तरह से क्या करते हैं, खुशी का संदेश जो प्रस्ताव रखते हैं वह सब जो बोर्ड है वह स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से चाहते हैं। और जो उनके पति हैं वह क्या रजनी पर अपना गर्व प्रकट करते हैं। रजनी बहुत प्रसन्न होती है। तभी लीला बहन, कांति भाई और अमित मिठाई लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अमित दौड़कर अपने हाथों से रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में डाल देती है। सब हंसते हैं और हंसी के साथ धीरे धीरे यह दृश्य भी समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है,
यह शिक्षकों के लिए भी एक शिक्षाप्रद है, और एक जो भावी हमारे विद्यार्थी हैं उन सब के लिए भी यह शिक्षाप्रद है कि मतलब जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनको नंबर मिलते हैं, ना कि किसी ट्यूशन को उनका उनका अपना व्यवसाय और उनके व्यवसाय के आधार पर उस बच्चों को नंबर दे सकते हैं। यह था आज का कहानी। धन्यवाद।